हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सोइल के बारे में और उससे पहले लेक्चर में हमने लैंड के बारे में पढ़ा था। इस वाले पार्ट में हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वाटर हमारा क्या है? एक वाइटल यानी कि इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल का मतलब हम पहले चैप्टर में कर चुके हैं, लेकिन फिर से बता देती हूँ, ऐसे रिसोर्स जो दोबारा बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी हवा जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, सोलर एनर्जी एंड आपकी जो वाटर यानी कि दोबारा अपने आप रिन्यू होते रहते हैं। ठीक है, अब 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। जो हमारी अर्थ का यानी कि जो हमारी अर्थ है उसका 3/4 ऑफ जो सरफेस है वो पानी से घिरा हुआ है। इसी वजह से हम अर्थ को वाटर प्लेनेट भी कहते हैं और यही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि पृथ्वी पे जीवन संभव है। ठीक है, सबसे पहले जो लाइफ स्टार्ट हुई थी वो ओशियन में ही स्टार्ट हुई थी। जीवन जो संभव हुआ था, कोई जीव जो उत्पन्न हुआ था वो ओशियन में हुआ था। और कब हुआ था? ये ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। ठीक है, 3.5 बिलियन ईयर्स बैक ये लाइफ स्टार्ट हुई थी। इवन टुडे, आज के टाइम भी ओशियन जो ओशियंस हैं वो हमारी अर्थ का 2/3 सरफेस कवर करते हैं। 2/3 सरफेस कौन कवर करता है? ओशियन करता है। और ओशियन में बहुत सारे रिच प्लांट और एनिमल्स भी होते हैं। द ओशियन वाटर इज हाउएवर सलाइन। लेकिन जो ओशन वाटर होता है वो कैसा होता है? सलाइन। सलाइन मतलब नमकीन होता है, लवणीय होता है। ठीक है, जो कि फिट नहीं होता ह्यूमन कंजप्शन के लिए, यानी कि ह्यूमन के पीने योग्य ये पानी नहीं होता ओशियंस का। ठीक है, तो देखिए आपका जो तो सलाइन वाटर जो है वो हमारा कितना है? 97.3। और बाकी फ्रेश वाटर सिर्फ हमारे पास कितना है? 2.7%। ठीक है, अब इस 2.7% में से भी जो 70% है, ठीक है, वो आपका कहाँ पर है? या तो ग्लेशियर्स में है या फिर आइस की फॉर्म में है या फिर जो जमी हुई बर्फ़ है, जो जमी हुई बर्फ़ की शीट हैं उनकी फॉर्म में है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या हो गया? अर्थ हो गई। ठीक है, अब इसमें से इतना सा पानी हमारे पास क्या है? पीने योग्य है। ये जो पूरा का पूरा पानी है ये हमारे पीने योग्य नहीं है, सिर्फ इतना सा पानी पीने योग्य है। अब इसमें से भी, ठीक है, इसमें से भी जो 70% यानी कि इतना परसेंट आप कह सकते हैं ये हमारा कहाँ पर है? ये हमारा ग्लेशियर्स में है। इतना तो सिर्फ हमारे पास जो हम एक्सेस कर सकते हैं, जिस जहाँ तक हमारी पहुँच है, जो हमें इजीली अवेलेबल है, वो हमारा कहाँ पर है? या तो ज़मीन के अंदर ग्राउंड वाटर में, या फिर जो नदियाँ हैं, या फिर जो झील हैं, लेक्स हैं, या फिर वाटर वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में है। दोबारा देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि जो हमारा वाटर है, पीने योग्य वाटर सिर्फ जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए अवेलेबल है वो सिर्फ 2.7% है। उस 2.7% का भी 70% आपका आइस शीट और ग्लेशियर में रहता है, जो कि आपका इनएक्सेसिबल है। ठीक है, यानी कि मुश्किल से ही एक्सेस कर पाते हैं हम उसको। अब हमारे पास सिर्फ 1% बचता है, जो कहाँ पर है? आपका फ्रेश वाटर, जो कहाँ पर है? आपका ग्राउंड यानी कि ज़मीन के नीचे है, या फिर सरफेस वाटर जो कि नदियों में है, या फिर लेक्स में है, या फिर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की फॉर्म में रहता है। और जब बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो बारिश की फॉर्म में नीचे आकर ज़मीन में फिर से ज़मीन में चला जाता है। तो फ्रेश वाटर इज़ देयरफॉर ए मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस। जो फ्रेश वाटर है तो इसलिए सबसे क्या है? बहुत कीमती सब्सटेंस है अर्थ पर। अब एक बात ये है कि बार बार बोलते रहते हैं कि पानी को ख़राब मत करो, पानी बचाओ, जो टैप है उनको बंद करके रखो, पानी को कम यूज़ करो। ऐसा क्यों कहते हैं? ये तो रिन्यूएबल रिसोर्स है और इतना सारा पानी है। देखिए, पीने योग्य बहुत कम पानी है जो हमारे पास 2.7%, और जिसमें से भी हम 1% ही हमारे पास है। उस 1% को भी हम अगर गंदा करके पूरा वापस समुद्र में भेज देंगे तो हमारे पास पीने योग्य पानी कम रह जाएगा। हालांकि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर पृथ्वी पर उतना ही रहेगा, लेकिन जो पीने योग्य था, फॉर एग्जाम्पल इस वन में से भी आपने क्या किया? आपका आधा पीने योग्य रह गया और आधा % आपका जो भी हमने फर्टिलाइजर्स की वजह से गंदा हुआ, या फिर
जो भी हम वेस्ट करते हैं वो बहकर वापस कहाँ का चला गया, समुंदर में, वो भी क्या हो गया, सलाइन हो गया। तो हमारे पास तो बहुत कम बच गया ना, लेकिन पूरा अर्थ पर कितना है, जितना था उतना ही है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वाटर कैन नाइदर बी एडिड नोर बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। जो पानी है ना तो वो घटता है ना कभी बढ़ता है, क्या रहता है, उसकी वॉल्यूम हमेशा सेम रहती है। इट्स अबेंडेंस ओनली सीम्स टू बी वेरी बिकॉज इट इज़ इन कॉन्स्टेंट मोशन। और ये क्या रहता है, कॉन्स्टेंट मोशन का मतलब है कि ये चक्कर में चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल ओशन है, ठीक है, या फिर रिवर्स हैं, उसमें से उड़ के आपका कहाँ चला गया, आसमान में चला गया और कंडेंस हो गया, ठीक है, बादल बनाए, बादलों ने फिर कहाँ भेज दिया, वापस अर्थ पर भेज दिया। इसी तरीके से आपने अर्थ से पीने उसको यूज़ कर लिया, यूज़ करने के बाद तो वाटर हमारा क्या करता रहता है, कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने नहाने के लिए यूज़ किया, वो ज़मीन के अंदर चला गया, ठीक है, या फिर जो हमारी सीवेज की पाइप होती हैं उससे कहीं ना कहीं किसी तालाब में चला गया, किसी गंदे नाले में चला गया, और वो जाके अल्टीमेटली कहाँ मिलता है, किसी नदी में चला गया, और वहाँ से किसी समुंदर में चला गया, फिर वहाँ से फिर एटमॉस्फेयर में चला गया, फिर वापस ज़मीन में आ गया और उसको हमने यूज़ कर लिया, फिर से वहीं चला गया। तो एक वाटर क्या है, वाटर का एक साइकिल है, तो हमेशा ये कॉन्स्टेंट मोशन में रहता है, ठीक है ना। तो अब ये कहते हैं कि जो ह्यूमन है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और वो केवल अपने पीने के लिए नहीं यूज़ करते, कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, और साथ में प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे बिजली को पैदा करने के लिए भी आपका पानी का यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक है, और जो डैम होते हैं उनमें जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसमें भी आपका वाटर यूज़ होता है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपकी जो पानी है उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ऊपर से हम कैश क्रॉप्स ज़्यादा उगाते हैं। कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जिनको सिर्फ बाहर मार्केट में बेचने के लिए उगाया जाता है, जैसे गन्ना, ठीक है, गन्ना हो गया आपका, कॉटन हो गई, ठीक है ना, जूट हो गया, जो सिर्फ मार्केट में बेचने के लिए ही लार्ज अमाउंट में उगाई जाती हैं, वो हमारी कैश क्रॉप कहलाती हैं, बेचने के लिए उगाई जाती हैं, ठीक है। और दूसरा इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण जो हो रहा है, जो रूरल एरिया से लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, शहर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी पानी की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है ना। तो यही रीज़न है कि वाटर शॉर्टेज हो रही है, फ्रेश वाटर की, ठीक है, आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज और वाटर पोल्यूशन। यानी कि दो रीज़न मेन है कि एक तो हम क्या करते हैं, जो हमारे वाटर सोर्सेज हैं, जैसे नदी सूख गई या फिर कोई तालाब सूख गया, और या फिर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है वाटर का। अब वाटर का पोल्यूशन किस तरीके से होता है, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने खेत में पानी दिया, ठीक है, और उस खेत में हमने फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया। अब वो पानी के थ्रू वो फर्टिलाइज़र, ठीक है, फसलों को भी मिला, लेकिन नीचे ज़मीन में भी रिस गया, और वो पानी के अंदर भी चला गया। और सम टाइम क्या होता है कि इतना एक्स्ट्रा होता है कि वो बाहर भी आ जाता है, तो वो पानी भी नदियों में जाकर मिल जाता है, वहाँ से हम पी लेते हैं, तो वो हमारे अंदर भी क्या करता है, एक तरह से वाटर पोल्यूशन का काम करता है, और उससे वाटर डिजीज़ भी बहुत सारी होती हैं। अब देखिए ये इन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पर आपकी बुक में कि डेली अगर एक जो ह्यूमन है, अर्बन इंडियन जो है, किसकी बात हो रही है, अर्बन इंडियन की बात हो रही है, कि वो डेली 150 लीटर वाटर यूज़ करता है, ठीक है। ड्रिंकिंग के लिए कितना करता है, 3 लीटर, 3 लीटर वो एक दिन में पानी पी लेता है, ठीक है। कुकिंग के लिए 4 लीटर। अब आप ही सोच के देखिए, एक बंदा अगर 3 लीटर पानी पी लेता है दिन में, तो आपके घर में अगर 3 बंदे हैं, ठीक है, तो 3 3 9 लीटर तो हमने क्या किया, सिर्फ पीने में ही यूज़ किया। अब बाकी कुकिंग में 4 लीटर, बाथिंग में 20 लीटर, इसी तरीके से आपका क्या है, पूरा का पूरा बताया हुआ है कि 150 लीटर एक पर्सन यूज़ करता है। और अगर आपके घर में 2 पर्सन हैं तो 300 लीटर यूज़ करते हैं। अगर 4 पर्सन हैं तो आपके एक तरह से कितना लीटर यूज़ हो रहा है, 600 लीटर यूज़ हो रहा है। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। द स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। स्कैरसिटी क्या होता है, कमी होती है, ठीक है। जो बहुत सारे
दुनिया के रीज़न्स हैं उनमें बहुत सारे रीज़न में क्या है कि पानी की बहुत कमी है। तो ऐसे कौन से रीज़न है, जैसे कि जो मोस्ट ऑफ अफ्रीका है, ठीक है, उसमें पानी की कमी है, वेस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए है, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको है, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है यहाँ पर फ्रेश वाटर की, ठीक है, फ्रेश वाटर की। अब जो कंट्री क्लाइमेटिक जोन में लोकेटेड हैं वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, ठीक है, जहाँ पर सूखा पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। दस वाटर शॉर्टेज में है कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन अ सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन। आपने देखा है कि कई जगह तो बाढ़ आ जाती है और कई जगह पर ऐसा होता है कि बारिश होती ही रहती है और कई जगह पर ऐसा होता है कि बारिश बिल्कुल नहीं होती है। तो ये है क्या, ये सीजनल वेरिएशन है, ठीक है। जैसे चेरापूंजी में देखोगे आप बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो और एनुअली पूरे साल में कितनी बारिश होती है, ठीक है, इस पर वेरी करता है कि कहाँ पर पानी की शॉर्टेज रहेगी और कहाँ पर पानी आपका ज़्यादा रहेगा। जैसे कि अपना राजस्थान है, वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सीजनली और एनुअल जो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, बारिश होती है, ठीक है, वो वेरी करती है। वो भी एक रीज़न है क्या, स्कैरसिटी का, पानी की कमी का। दूसरा एक, हम बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं जो, और उसको कंटेमिनेट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों से। जैसे नदी है आपकी, फ्रेश वाटर है नदी, और उसमें आपने जैसे गणेश जी के फेस्टिवल होते हैं उसमें मूर्तियाँ बहा दी, या फिर कई लोग डेड बॉडीज़ वगैरह भी गंगा के पानी में जो अस्थियाँ वगैरह हैं वो डाल देते हैं। तो इस तरीके से, हालांकि ये बहुत सारे मिशन चल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है गंगा के प्रोटेक्शन के लिए वर्क कर रही है, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो पानी को कंटेमिनेट ना करें। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक तो हमने क्या किया, एक तो ओवर यूज़ है और जो वाटर सोर्सेज हैं वो सूख रहे हैं। दूसरा, हम ज़्यादा क्या कर रहे हैं, और एक्सप्लोइटेशन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम पानी को गंदा कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, आपने सौराष्ट्र रीजन के बारे में सुना होगा। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, ठीक है, 1.25 लाख जो पॉपुलेशन है वो कंप्लीटली वाटर क्या करती है, खरीदती है आसपास के एरिया से। यहाँ पर पानी की इतनी ज़्यादा कमी है और ये अपने इंडिया में है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। अब हमें कंजर्व, यानी कि हमें वाटर रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है। जैसे कि मैंने बात कही कि गंगा का जो पानी है वो काफ़ी मैला हो चुका था, उसके लिए गवर्नमेंट ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया, यानी कि वाटर को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे स्टेप उठाए गए। उन्हीं को कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज कहते हैं, यानी कि संरक्षण करने के लिए। तो देखिए, एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर, यानी कि साफ़ और जो पीने योग्य पानी है हमें, वो एक मेजर प्रॉब्लम है आज दुनिया की, और हम बहुत सारे स्टेप्स इसके लिए लिए जा रहे हैं। ड्वेंडलिंग रिसोर्स, यानी कि घटते हुए रिसोर्स के लिए इसको प्रॉपरली सबको इक्वली मिल सके और सभी को पीने योग्य पानी पहुंच सके, उसके लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। बेशक वाटर क्या है, आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन फिर भी इसके ओवर यूज़ और उस पॉल्यूशन की वजह से पानी कम पड़ जाता है। अब क्या करते हैं, जैसे कि देखिए, आपका किसी फैक्ट्री में पानी यूज़ हो रहा है, उसमें जो भी केमिकल्स वगैरह हैं वो क्या हुए, अब गर्म पानी है, ऐसे कैसा छोड़ दिया, और उसमें जो फर्टिलाइज़र्स थे, जो भी केमिकल थे, वो सारे के सारे मिक्स होकर बाहर जो पीने योग्य पानी है उसमें जाकर मिल गई। उससे क्या हुआ कि जो अनट्रीटेड वाटर था, ठीक है, नाली के थ्रू या फिर एग्रीकल्चर जो केमिकल्स होते हैं, जो खाद वगैरह लगाया जाता है, फर्टिलाइजर्स वगैरह लगाए जाते हैं, वो सब मिलके वाटर बॉडीज़ में पहुँचे, नहर में पहुँचे या फिर रिवर में पहुँचे, उस रिवर से हमने पानी लिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो भी केमिकल्स थे, जो भी आपके फर्टिलाइजर्स के पार्टिकल्स थे, वो सारे के सारे कहाँ पहुँच गए, हमारे अंदर पहुँच गए, क्योंकि हमने, हमारा जो पानी आता है किसी नदी से आता है, ठीक है, और अंडरग्राउंड में भी कई बार क्या हो जाता है, कंटेमिनेशन हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन आज के टाइम में यूज़ हो रहा है। तो दे पोल्यूट वाटर विद, अब ये जो केमिकल्स हैं इनमें कौन से हैं, ये केमिकल क्या होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, मेटल्स होती हैं जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, वाटर में मिल के जब नाली वगैरह के थ्रू कहाँ चली जाती हैं, किसी भी वाटर बॉडी में, नदी में या फिर झील में चली जाती हैं, जहाँ से हम पानी यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स, यानी कि जो फसलों में हम कीड़े मकोड़े मारने के लिए जो दवाई यूज़ करते हैं वो पेस्टिसाइड्स होते हैं, या फिर जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं हमारी फसल में, गेहूँ वगैरह में, तो उनको मारने के लिए जो यूज़ करते हैं वो सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं पानी के थ्रू हमारे पेट तक पहुंच जाते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्थ को भी हार्म पहुंचता है।
तो अब देखिए जो जितने भी ये केमिकल्स होते हैं जो वाटर में पहुँचते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि डिग्रेडेबल कौन से होते हैं, यानी कि जो डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे कि आपका एक पेड़ का पत्ता है, आप थोड़े दिन में क्या करेंगे, अगर उसको मिट्टी के नीचे दबा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक पॉलीथीन को मिट्टी के नीचे दबाओगे तो आपको थोड़े टाइम बाद भी वो वैसा का वैसा मिलेगा। तो जो चीज़ें डिकम्पोज हो जाती हैं, टूट के वापस मिट्टी में मिल जाती हैं, वो क्या होती है, हमारी बायोडिग्रेडेबल होती हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि डिकम्पोज नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो वाटर है वो गंदा पानी है हमारी ह्यूमन बॉडी में एंटर हो जाता है, और ये केमिकल पानी के थ्रू हमारे अंदर एंटर हो जाता है। तो जो ये इससे कैसे बचा जा सकता है, तो पहले हम क्या करें, जो भी हमारा इंडस्ट्री से पानी निकल रहा है तो उसको हम क्या करें, पहले ट्रीट कर लें, पहले उसको क्या कर लें, साफ़ सुथरा बना लें। तो ये जो एफिलेंट्स हैं इनको पहले निकाल लें और फिर ही इनको जो वाटर बॉडी है, यानी कि नदी है या फिर ओशियन है या फिर लेक है, उनमें छोड़ें, तो हमारा पानी गंदा नहीं होगा। अब जो फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर, ठीक है, पानी के रन ऑफ को क्या करते हैं, स्लो कर देते हैं। पानी अगर आसपास में पेड़ पौधे हैं और आपका फॉरेस्ट है या फिर अदर वेजिटेशन है, वो पानी के बहाव को कम कर देते हैं, जिससे जो अंडरग्राउंड वाटर है वो क्या होता है, कम ख़त्म होता है और दोबारा रिकवर हो जाता है। तो हमें फॉरेस्ट और अदर जो वेजिटेशन कवर है उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। अब वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड। वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि हम जो आपका पानी है, ठीक है, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ द कैनल्स यूज फॉर। अब जो नहर वगैरह हैं, हमें क्या करना चाहिए, नहरों को यूज़ करना चाहिए इरिगेशन के लिए। और दूसरा, जहाँ पर ज़्यादा ऐसी फसलें होती हैं जहाँ ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो हमें स्प्रिंकलर्स यानी कि जो छिड़काव करने वाला मेथड होता है वो यूज़ करना चाहिए। किस लिए, सिंचाई के लिए, खेतों में पानी देने के लिए। तो इससे हमारा क्या होगा, पानी कम यूज़ होगा। अब ड्राई रीजन में पहले ही पानी कम होता है, अगर हम वहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह या फिर इस तरीके से पानी का यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा पानी कम हो जाएगा और जो ग्राउंड वाटर है बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम वहाँ पर जो ड्रिप और ट्रिकलिंग इरिगेशन है वो यूज़ करें तो वो वहाँ पे यूज़फुल रहेगी और वहाँ पे जो पीने योग्य पानी है वो सिंचाई में वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अब द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडोप्टिंग दिस मीन्स ऑफ इरिगेशन। कौन कौन से मीन हमें यूज़ करने चाहिए, एक तो जो भी आपका केमिकल वाला वाटर है और जो इफ्लुएंट्स हैं, इफ्लुएंट्स क्या होते हैं, जो भी केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, मेटल्स वगैरह पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं जब भी इंडस्ट्री से पानी छोड़ा जाता है। ठीक है, तो उनको हमें ट्रीट करना चाहिए, उनको हमें पहले क्या करना चाहिए, साफ़ कर लेना चाहिए और उसको तभी पानी में छोड़ना चाहिए, वाटर बॉडीज़ में छोड़ना चाहिए। दूसरा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन कवर क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। दूसरा, वाटर हार्वेस्टिंग, हमें पानी को इकट्ठा करना चाहिए। अब जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल बारिश हुई है जिसको रेन हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब बारिश हुई, लोग पुराने टाइम में क्या होता था कि छतों पे ही कुछ ऐसा बना लेते थे कि और नीचे एक गड्ढा सा खोद लेते थे और ऊपर का जो बारिश का पानी होता था नीचे उस गड्ढे में भर जाता था। ठीक है, तो जिससे क्या होता था कि वो पानी बाद में यूज़ किया जा सकता था। बारिश का पानी अदरवाइज़ क्या होता है, नालियों में या फिर बाहर होकर वापस वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, वो यूज़ नहीं किया जा सकता। तो अगर हम वाटर को कलेक्ट करके उसको यूज़ करें, ठीक है, इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम और ज़्यादा पानी को बचा सकते हैं। अब और क्या बात करते हैं, स्प्रिंकलर्स की बात की। अब देखो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी फ़सल को पानी की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये फुहारा, ये एक तरह से ये स्प्रिंकलर ही है, ठीक है ना। अब क्या है कि अगर आप यहाँ पे ट्यूबवेल के थ्रू या फिर बहाव के थ्रू पानी भेजेंगे तो एक्स्ट्रा जो पानी होगा वो ज़मीन में नीचे रिस जाएगा, तो यानी कि आपका पीने योग्य पानी वापस थोड़ा ख़राब हो गया। लेकिन हम स्प्रिंकल का यूज़ करेंगे, जिस तरीके से इसका यूज़ कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि सभी फसलों को अपनी नमी मिल रही है, ये जो पौधे हैं इनको नमी मिल रही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पानी है वो अंदर रिस नहीं रहा है। ठीक है, तो ये स्प्रिंकलर मेथड है। अब देखिए रेन हार्वेस्टिंग क्या होता है। रेन हार्वेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड डायरेक्टिंग इट टू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन। जैसे मैंने बताया कि जो बारिश का पानी है उसको छत पे इकट्ठा कर लेते हैं या फिर कोई और गड्ढा बनाकर छत से नीचे की ओर एक पाइप लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा घर है इस तरीके से और यहाँ पर आपकी ये और यहाँ पे एक वो करते हैं, इसको पाइप लगा के यहाँ पे हमने कोई गड्ढा वो रखा है, तो इस तरीके से रेन का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और उसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है क्या करने की, कलेक्टिंग रेन वाटर
फ्रॉम रूफ टॉप एंड डायरेक्टिंग इट टू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट स्टोर फॉर फ्यूचर यूज। इसको डायरेक्ट कर दें एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे स्टोर हो सके और बाद में इसको अप्रोप्रिएटली यूज़ किया जा सके फ्यूचर में। ऑन एन एवरेज 1 स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 आवर्स इज इनफ टू 8,000 लीटर्स ऑफ वाटर। देखिए ये कह रहा है कि अगर जो बारिश होती है 2 घंटे के लिए, ठीक है, तो वो इनफ होती है 8,000 लीटर वाटर को कलेक्ट करने के लिए। तो ये हमारा वाटर के बारे में था। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है और वाइल्ड लाइफ हमारी क्या है और क्यों वाइल्ड लाइफ को हमें बचाकर रखना चाहिए, क्यों सभी जीव इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। किस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमारे जीवन को सपोर्ट करते हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको वाटर का पूरा कि कितने वाटर रिसोर्सेज हैं हमारे और कितना पीने योग्य पानी हमारे पास है, ये सब आपको पता लग गया होगा। अगर आपको फिर भी फर्दर कहीं भी कोई भी डाउट है, किसी वर्ड की हिंदी नहीं समझ में आ रही है या आपको कोई टर्म नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।